गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 18 मई के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आप जानते हैं कि जो एमसीक्यूज आप जितने भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और उनसे कंसर्निंग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। करंट अफेयर्स से कंसर्निंग और इवन फुल फ्लैश टेस्ट सीरीज जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उसमें फ्री मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए। नेटमॉक पर भी जाकर ये एमसीक्यूज को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया जा सकता है, बिकॉज प्रैक्टिस जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और जो मार्किंग स्कीम है हमारी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर 8 to 10 एमसीक्यूज आप करेक्ट कर पाते हैं तो उसे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके ठीक होते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है, और ये आपका सेफ जोन कहलाता है। सेफ जोन में अगर आपका स्कोर आता है तो ये मान लिया जाता है कि प्रीलिम्स कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन जो वो ठीक चल रही है। जो थर्ड ब्रैकेट हमारा है वो 40 to 55% वाला ब्रैकेट है, और यहाँ पर चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज ये एक अनसर्टेन जोन कहलाता है। यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है कि आपके मार्क्स जो होंगे वो कट ऑफ से ऊपर जाएंगे या नीचे। हो सकता है 1 या 2 मार्क्स आपके कट ऑफ से ऊपर भी चले जाएं या फिर नीचे भी चले जाएं। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसी वजह से जो नीचे के जो जोन है इसे डेंजर जोन कहा जाता है, और आप कोशिश आपको यही करनी है कि अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके स्कोर आए, और अगर नीचे के ब्रैकेट्स में स्कोर आ रहे हैं, इंप्रूव कैसे करने वो हम देखेंगे बाद में। आपको करना क्या है, 1 by 1 इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को लिखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है, और आपको क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया, कौन सा कथन सही है, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया। पहली स्टेटमेंट कहती है, द स्कीम विल एलोकेट 9000 करोड़ फॉर इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 9000 करोड़ रुपए जो हैं वो इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए इसके अंदर दिए जाएंगे। हो सकता है द 11,000 करोड़ आर ईयर मार्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। 11,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं इसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट, दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 55 लाख पर्सन एंड डबल एक्सपोर्ट्स टू 1 लाख करोड़ रुपीस। तो इसमें क्या होगा, 55 लाख लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी डबल करने की यहाँ पे पोटेंशियल दिखाई जा रही है। सोचिए क्या आंसर होगा। डेफिनेटली अपने मत्स्य संपदा योजना जो प्रधानमंत्री जी की है, इनके इसके बारे में जरूर सुना होगा। इसको सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा, फिर इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और करेक्ट आंसर को भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो स्कीम के लिए दिए हैं, और इसके 2 कंपोनेंट है 20,000 करोड़ के। एक है 11,000 करोड़ का और एक है 9,000 करोड़ का। 11,000 करोड़ रुपीस जो है वो ये मार्क करे गए हैं इनलैंड फिशरीज के लिए और एक्वाकल्चर के लिए। तो यहाँ पे 9,000 करोड़ जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि 9,000 करोड़ रुपए जो है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं, और 11,000 करोड़ जो है वो इनलैंड फिशरीज को डेवलप करने के लिए या फिर एक्वाकल्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एलोकेट करे गए हैं। तो पहली जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बची हुई थर्ड स्टेटमेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, एलिमिनेशन मेथड को देखें, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बट एक बार देख लेते हैं कि इसमें है क्या। इसमें यह बताया जा रहा है कि इस स्कीम के थ्रू 55 लाख जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करी जाएंगी, बिल्कुल ठीक है, और एक्सपोर्ट्स को डबल करने की भी यहां पर बात करी गई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ए होगा। एक बार स्कीम के बारे में और कुछ देख लीजिए। पीआईबी से ये इन्फोग्राफिक लिया गया है। इसके अंदर और किस चीज़ की बात करी जा रही है, इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन की बात करी जा रही है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी जा रही है, क्वालिटी कंट्रोल की बात करी जा रही है। तो एक्वाकल्चर के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की बात करी जा रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक जिसकी भी यहाँ पर बहुत सारा काम किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि 20,000 करोड़ जो है वो दिए गए हैं। कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो कंपोनेंट्स है कि पैसा कहाँ जाएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सेकंड क्वेश्चन। Along the bank of which of the following river a corridor of medical plants will be developed। तो अभी हम एक पर्टिकुलर रिवर के पास ये मेडिकल प्लांट्स का एक कॉरिडोर बनाने वाले हैं। वो कौन सी रिवर है, गोदावरी है, कावेरी है, यमुना या फिर गंगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ जो है इस चीज के लिए एलोकेट करें। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें अर्बल कल्टीवेशन जो होता है इन अबाउट 10 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एरिया, 10 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर जो हर्बल कल्टीवेशन होता है उसको प्रमोट किया जाएगा। और ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अराउंड जो फार्मर्स की इनकम है उनके अंदर 5,000 करोड़ का इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। ठीक है, तो
कितना एलोकेट किया जा रहा है? 4000 करोड़। कितना डिफरेंस देखा जाएगा, कितना इंप्रूवमेंट देखा जाएगा? फार्मर्स की इनकम के अंदर 5000 करोड़ जो है इंप्रूवमेंट होगा। अराउंड 800 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर जो है यहाँ पे लैंड को लिया जाएगा। और हमारा यहाँ पे जो आंसर है रिवर का वो है डी। इनकी इस रिवर के पास कॉरिडोर बनाया जाएगा मेडिकल प्लांट्स का, तो ध्यान रखिएगा। और कौन सी टेक्निक यूज करी जाएगी यहाँ पे, कौन सा एरिया को प्रमोट किया जा रहा है? हर्बल कल्टीवेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इज एन अग्रीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस एग्रीमेंट। तो ये एक अग्रीमेंट का नाम दिया है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट अग्रीमेंट। और पूछा गया कि इस अग्रीमेंट के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस चीज का अग्रीमेंट है ये तो डिस्कस करेंगे ही, बट पहले पार्टीज देख लेते हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है? हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर एक हमारा जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है दामोदर वैली कमांड एरिया, ये जो है ये भी इसके अंदर में आता है। अब होगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर जो इरिगेशन की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाई जाएगी। फ्लड मैनेजमेंट जो होता है वो किया जाएगा। तो इस तरीके से जो इंप्रूवमेंट, ओवरऑल इंप्रूवमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। अब ये दामोदर वैली कमांड एरिया को कैसे हेल्प करेगा? देखिए दामोदर वैली कमांड एरिया, यहाँ पे कमांड एरिया का मतलब होता है कि दामोदर वैली जो पूरा हमारा प्रोजेक्ट है उससे कितना एरिया इंपैक्ट हो रहा है, कितने एरिया को हेल्प करने के लिए वो बनाया गया है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उस पूरे एरिया को आप कमांड एरिया कहते हैं। और क्योंकि वेस्ट बंगाल मेजर इरीगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है उसमें दामोदर वैली कमांड एरिया भी आता है, तो वहां पर भी इरीगेशन की जो फैसिलिटीज होती हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और फ्लड मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी वहां पे देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं आंकड़ों की। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 2.7 मिलियन फार्मर्स जो हैं जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं उनको यहाँ पे हेल्प मिलेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्यों बनाया गया? देखिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था कि किस किस के बीच में अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। तो वेरियस एजेंसीज जो थी वो सामने आई थी इसके अंदर। और क्वेश्चन पूछने का मेन रीजन यही है क्योंकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB है उसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ, ताकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल भी इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं है यहाँ पे, AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ऑपरेशन ग्रीन के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रनिंग ऑपरेशन ग्रीन? ऑपरेशन ग्रीन कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है ये पूछा गया। ठीक है, क्या ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जब ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया था ना, तो आपने अगर पढ़ा है इसके बारे में तो आपने ये पर्टिकुलर जो वर्ड है जरूर पढ़ा होगा, टॉप। इवन प्रधानमंत्री को भी मैंने कहते हुए सुना था टॉप के बारे में। इसका मतलब है T स्टैंड्स फॉर टोमेटोज, O स्टैंड्स फॉर अनियन, P स्टैंड्स फॉर पोटैटोज। तो जो ऑपरेशन ग्रीन था शुरुआत में टॉप दैट इज इन 3 कमोडिटीज के लिए स्टार्ट किया गया था और अभी रिसेंटली इसको एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और 500 करोड़ रुपए इसके अंदर ये मार्क करे गए हैं। इसी वजह से ऑपरेशन ग्रीन न्यूज में था। चलाती कौन सी मिनिस्ट्री है इसे? आंसर हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसको चलाती है। इसमें होता क्या, बेसिकली इसमें कुछ आपके सरप्लस एरियाज होते हैं जहां पे प्रॉफिट हो रहा होता है और कुछ डेफिसिट एरियाज होते हैं। तो सब्सिडी जो होती है वो दी जाती है इसके अंदर सरप्लस एरिया टू डेफिसिट एरिया, ताकि फार्मर्स को नुकसान ना हो, उनको बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो, मार्केट में जाके उनका प्रोडक्ट बेटर प्राइस पे बिके, वेस्टेज जो है वो भी कम हो और लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बनी रहे। पहले सिर्फ 3 चीजों में देखा गया था, टोमेटोज, अनियंस एंड पोटैटोज। अभी जो है सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो फार्मर्स होंगे वो ज्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे बिकॉज उनकी सभी सब्जियों और फलों पर उनको यहाँ पे सब्सिडी को देखने को मिलेगा। और इवन कंज्यूमर्स के लिए भी जो सब्जियां हैं और फल हैं वो एक तरीके से कुछ हद तक अफोर्डेबल हो जाएंगे अंडर ऑपरेशन ग्रीन। तो हमारा जो आंसर है वो ध्यान रखिएगा सी है यहाँ पर। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स आप इस इन्फोग्राफिक के थ्रू देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दामोदर रिवर के बारे में, क्योंकि अभी हमने दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो था उसको भी डिस्कस किया था जो कि वेस्ट बंगाल के कंसर्न में हमने देखा था। यहाँ पे इसी वजह से दामोदर वैली पे एक और क्वेश्चन बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दामोदर वैली के बारे में करेक्ट है? दामोदर वैली के बारे में कौन सी, यहाँ पे कौन सा कथन सही है? पहला, इट राइजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। तो दामोदर रिवर जो है बिहार से निकलती है। द रिवर पासेस थ्रू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से गुजरती हुई जाती है, ये भी हो सकता है। द बाराकर रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है बाराकर रिवर है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए देखिए, अभी हमने पूरा वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट और एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि वहाँ पे इरिगेशन जो है उसको इंप्रूव किया जाएगा, और एक एलिमेंट और था, वो था फ्लड मैनेजमेंट। फ्लड मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि अगर आप दामोदर रिवर की बात करें तो इसको सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, और इसी वजह से बिकॉज फ्लडिंग जो है वो काफ़ी होती रहती है, डेवास्टेटिंग फ्लड जो होते हैं वो इसमें आते हैं रिवर के अंदर, और इस वजह से आसपास की जो पॉपुलेशन होती है उसमें काफ़ी नुकसान, जो जान माल का नुकसान होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दामोदर रिवर जो है उसके अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो पहला फैक्ट तो ये है कि ये राइज कहाँ से करती है, स्टेट ऑफ झारखंड से करती है। तो बिहार इज नॉट करेक्ट, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी हो गई इनकरेक्ट। ए और बी अपने आप ही एलिमिनेट हो गए यहाँ से। अब बचे सीओडी। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द रिवर पासिस थ्रू वेस्ट बंगाल, क्योंकि अभी हमने पीछे वेस्ट बंगाल का जिक्र किया ही था, तो चांसेस काफी ज्यादा है दामोदर रिवर डेफिनेटली वहां से जाती होगी। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दामोदर रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल से होती हुई जाती है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर सी हो जाएगा। और जो थर्ड स्टेटमेंट है बराक रिवर, वो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक बार लोकेशन जो है वो आप देख सकते हैं, याद रखिएगा झारखंड से राइज करती है और वेस्ट बंगाल से होती हुई ये जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है और पूछा गया कि इसके बारे में कौन सा कथन सही है। सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली कहती है इट विल बी इंप्लीमेंटेड कंट्री वाइड थ्रू द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके थ्रू सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। हो सकता है वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर एक्सेलरेशन इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए $1 बिलियन जो है उसको अप्रूव कर दिया है। ये भी हो सकता है इट इज पिवटेड टुवर्ड्स माइग्रेंट्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो इसका जो मेन फोकस है वो बताया गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर होगा, माइग्रेंट्स होंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड वर्कर्स होंगे। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो टारगेट करेगा माइग्रेंट वर्कर्स को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, इनफॉर्मल सेक्टर को, बिकॉज उनको ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड-19 का। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नेग्लिजेंट हो गई हैं, जीरो के बराबर हो गई हैं। ऑलरेडी जो इनकी इनकम जो बताई गई थी वो ये थी कि जो पुअरेस्ट है हमारी कंट्री के अंदर उनकी $3 पर डे से भी कम इनकम है, और कोविड-19 के बाद तो डेफिनेटली ये जो $3 के आसपास की जो इनकम थी वो भी वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। और बात करी जाए कि कितना यहाँ पे अप्रूवल हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी USD दैट इज $1 बिलियन को अप्रूव किया। ऑलरेडी $1 बिलियन अप्रूव हो चुके हैं, तो टोटल अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अब हो गया हमारा $2 बिलियन, जो कि इंडिया को मिलने वाला है। तो $2 बिलियन मिलने वाले हैं ताकि हम कोविड-19 को काउंटर कर सके, और इसके जो रेपरकशंस है जो अभी आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे उसको हम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर सकें। इस वजह से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इन्फोग्राफिक आप देख सकते हैं, टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 बिलियन हो गया अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी गई है। रिसेंटली बताया गया है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर DIC दैट इज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। पूछा गया कि किस किस स्टेट के अंदर ये एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है। अभी रिसेंटली बात करी गई है, क्या यूपी के अंदर बात करी गई है, व्हाट अबाउट तमिलनाडु, हरियाणा। 3 स्टेट्स आपको दिए गए हैं, बताइए किस जगह पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने की बात करी गई है। सोचिए। चलिए देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि वो लॉन्च करेगी DTIS। DTIS क्या है? DTIS स्टैंड फॉर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसमें होगा क्या, जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको एनकरेज किया जाएगा। साथ में ही जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हमारे अपने यहीं की होती है उसको भी एनकरेजमेंट मिलेगा। उसके अंतर्गत ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है। 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसके बारे में, इसको लॉन्च करने की बात करी गई है, वो है यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। तो आगे आने वाले टाइम में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा, तमिलनाडु के अंदर बनेगा। इससे होगा क्या, बेसिकली जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं उसको बूस्ट मिलेगा इसके हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज और डिसीजेस इज और आर एंडेमिक इन नेचर। देखिए अपने न्यूज़पेपर में काफी दिन से आप इस वर्ड, जो ये शब्द हैं इनको सुन रहे होंगे, ये वर्ड्स जो हैं जैसे कि एंडेमिक है, देन आपने एपिडेमिक भी सुना होगा और पेंडेमिक भी सुना होगा।
तो इनके मीनिंग्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो कि अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इन शब्दों के जो मीनिंग होते हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बट पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे जो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज जो है वो एंडेमिक है। तो क्या चिकन पॉक्स को हम एंडेमिक कह सकते हैं, मलेरिया को, हेपेटाइटिस बी को? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसके मीनिंग को भी देखेंगे, एंडेमिक होता क्या, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बनाने का रीजन यही था बिकॉज रिसेंटली आपने डेफिनेटली स्टेटमेंट को सुना होगा न्यूज़ के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा भी होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो नोवल कोरोना वायरस है ये एक एंडेमिक डिसीज बन सकती है वर्ल्ड के अंदर। एंडेमिक डिसीज वो होती है जो कि प्रेवलेंट है ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर और एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते कि एक डिसीज जो थी वो 1920 में आई थी और फिर खत्म हो गई, उसके बाद ये आएगी ही नहीं। जैसे अगर चिकन पॉक्स की बात करें, इसके चिकन पॉक्स के केसेस, मलेरिया के केसेस, हेपेटाइटिस बी के केसेस, तीनों ही एंडेमिक डिसीज है, आज भी देखे जाते हैं, 100 साल पहले भी देखे जाते थे। तो ये एंडेमिक बन चुकी है, मतलब अभी ये एग्जिस्ट करती है, लोगों ने मान लिया कि ये एग्जिस्ट करती थी, एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती रहेगी। तो ये जो होता है एंडेमिक की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर हम बात करें एपिडेमिक की, एपिडेमिक हम तब यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी अगर कोई डिसीज नई आई है और उसके केसेस में राइज हो रहा है काफी तेजी से। अगर एक डिसीज बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है तो हम कहते हैं कि दैट इज एपिडेमिक इन नेचर, और अगर वो पूरे तरीके से बढ़ के पूरे तरीके से इंक्रीज होकर वर्ल्ड को कवर कर लेती है तो हम उसे पेंडेमिक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले हम कह सकते थे कोविड-19 को, अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें, कि ये एपिडेमिक इन नेचर है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस काफी बढ़ रहे थे। अब ये पूरे तरीके से इसने पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया तो हम कह सकते हैं कि दैट इट हैज बिकम पेंडेमिक इन नेचर। और अगर ये जो है पूरे तरीके से खत्म नहीं होती है और आगे आने वाले टाइम तक भी रहती है, मान लीजिए 2050 में भी लोगों को कोविड-19 से सफर करना पड़ रहा है, या फिर 2100 ईयर के अंदर भी आज से अराउंड 80 साल के बाद भी लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो पर्टिकुलर डिसीज है ये एंडेमिक बन चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में। हमारा यहाँ पे फिलहाल जो आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा पेयर करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो आपको यहाँ पे मैच करने के लिए पेयर दिए गए हैं। पहला कहता है होलो एंडेमिक डिसीज वो होती है जो कि ऑल एज ग्रुप्स के अंदर प्रेवलेंट होती है, हो सकता है। देन हाइपर एंडेमिक डिसीज वो होती है जो कि चिल्ड्रन के अंदर यूजुअली अवेलेबल होती है, प्रेवलेंट होती है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, होलो एंडेमिक डिसीज वो होती है जो कि चिल्ड्रन के अंदर यूजुअली प्रिवेल करती है, और हाइपर एंडेमिक डिसीज वो होती है जो कि ऑल एज ग्रुप्स के अंदर प्रिवेल करती है। देखिए क्योंकि एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक ये सब टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, तो हो सकता है इंटरव्यू के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रीलिम्स के अंदर आपसे किसी भी टर्मिनोलॉजी का मतलब पूछ लिया जाए। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे डी है। आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ISFH के बारे में, विच इज इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन बेस्ड हाइड्रोजेल। तो ये SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका क्वेश्चन है। इसके बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, JNCASR ने इसको बनाया है। इट कैन बी यूज फॉर इंसुलिन डिलीवरी इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन डिलीवरी करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। सिल्क फाइब्रोन्स आर द यूनिक प्रोटीन्स ऑफ सिल्कवर्म फाइबर्स। तो सिल्कवर्म के जो फाइबर्स होते हैं, सिल्क फाइबर्स जो है उसका एक यूनिक प्रोटीन है। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इन्होंने जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन डिलीवर करने के लिए एक नोवल वे जो है वो निकाला है। इसमें होगा क्या, सिल्क फाइब्रोन्स जो कि सिल्क वर्म फाइबर से निकाले जाते हैं, उसका यूज करके इंसुलिन की जो डिलीवरी है वो करी जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो तीनों स्टेटमेंट्स हो जाती हैं वो करेक्ट हो जाती हैं। इंस्टीट्यूशन का नाम आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशन जो है वो पता होनी चाहिए, और सोर्स ये कहाँ से ली जाती है सिल्कवर्म से, ये सोर्स पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूजुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो पूछा जाएगा कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। फैक्ट्स जो होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको एप्लीकेशन जो है वो जरूर पता होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स में हम इसे क्विकली रिवाइज करेंगे और फिर मार्क्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में डिस्कस किया था। 2 फैक्टर थे, 9,000 करोड़ किस लिए दिया जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और 11,000 करोड़ दिया जा रहा था इनलैंड फिशरी के लिए। यहाँ पे 55 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात करी गई थी और एक्सपोर्ट को डबल करने की भी बात करी गई थी। PIB का ये एक इन्फोग्राफिक है, इसको देख सकते हैं।
देन हमने डिस्कशन किया था कॉरिडोर के बारे में, जहाँ पे मेडिकल प्लांट्स जो हैं वो डेवलप किया जाएगा, तो वो गंगा रिवर के पास किया जा रहा है, हर्बल प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। देन हमने डिस्कशन किया था वेस्ट बंगाल मेजर इरीगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर इरीगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, फ्लड मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 4 जो ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं या फिर 4 पार्टीज जो हैं वो सामने आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, वर्ल्ड बैंक है एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसके अंदर, और जो दामोदर वैली कमांड एरिया है उसको भी इसके अंदर कवर किया गया है। फिर हमने ऑपरेशन ग्रीन जो देखा था वो टॉप से बढ़ के अब सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अप्लाई होगा, और यहाँ पे जो सरप्लस आप सब्सिडी जो होती है या फिर सरप्लस एरिया से जो आपने पैसा कमाया है उसको डेफिसिट एरिया में लगाया जाएगा, ताकि फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल सके, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिल सके कंज्यूमर्स को। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था दामोदर रिवर के बारे में, कहाँ से निकलती है, झारखंड से, और फिर वेस्ट बंगाल से होती हुई जाती है, और इसके अंदर जो बाराकर रिवर है वो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। देन डिस्कशन हमने किया था सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम, 1 बिलियन ऑलरेडी अप्रूव किया जा चुका है और अभी 1 बिलियन और अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है कोविड-19 की वजह से, उनको हेल्प करी जा सके यहाँ पर। इसके अलावा हमने डिस्कशन किया था डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में, 2 जगह नए बनाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो करी जाएगी। देन हमने देखा था एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है। तीनों ही डिसीजेज चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी जो है एंडेमिक in नेचर है। हो सकता है ऐसा WHO ने प्रेडिक्ट किया है कि कोविड-19 भी जो है वो एंडेमिक बन जाए। देन हमने डिस्कशन किया था होलो एंडेमिक डिसीज के बारे में, जो कि सभी एज ग्रुप्स में नहीं होती है, सिर्फ चिल्ड्रन के अंदर होती है यूजुअली, एंड हाइपर एंडेमिक जो होती है वो ऑल एज ग्रुप्स के अंदर पाई जाती है। देन हमने ISFH के बारे में देखा था, विच इज इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन बेस्ड हाइड्रोजेल, जिसका जो निजात किया गया है ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने किया है, इंसुलिन डिलीवरी के लिए यूज किया जाएगा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स जो हैं वो जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आप बाद में देख सके कि वो कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। अगर टेस्ट सीरीज जो है वो करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मार्क्स एक बार देख लेते हैं, अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में अगर मार्क्स हैं देन डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि MCQ को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि जब UPSC का हम मॉक टेस्ट करेंगे वहाँ पे आपके मार्क्स कम नहीं आए। सेकंड, एनालाइज जरूर करिएगा कि कहाँ पे मार्क्स आपके रेगुलर बेसिस पे कट रहे हैं। देन देयर आर वेरियस प्लेलिस्ट हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।